क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of moon, full stop, given mass of the moon, given mass of the moon is equal to 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम, 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम। दूसरा दिया है इन्होंने रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून ये कितना है 1740 किलोमीटर। 17 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1740 किलोमीटर। और फिर कैपिटल जी की वैल्यू, वैसे तो हमें मालूम है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। उसको इन्होंने अप्रोक्सीमेट करके इस क्वेश्चन में 6.7 इंटू 10 की पावर -11 दे रखा है। 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कल हमने फॉर्मूला डिराइव करा था। तो हम ये कहेंगे कि अब यहां नोट करिएगा, एज वी नो दैट acceleration due to gravity is given as small g is equal to capital GM, small g is equal to capital GM upon r square। तो अब क्योंकि वो तो हमने अर्थ के लिए निकाला था, अब हम कहाँ पर हैं, अब हम मून की सरफेस पर हैं, हम अर्थ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, जुपिटर पर सब जगह सेम रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस वजह से जो कैपिटल एम है, क्योंकि तब हम अर्थ की सरफेस पर थे तो हमने मास ऑफ अर्थ लिया था, अब हम मून की सरफेस पर हैं तो हम मास ऑफ मून लेंगे। तब हम अर्थ पर थे तो हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिया था, अब हम मून पर हैं तो हम रेडियस ऑफ मून लेंगे यहाँ पर। तो सारा का सारा डेटा मुझे दे रखा है, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है, बस इतना है। तो स्मॉल जी कितना हो गया, कैपिटल जी इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन आर का स्क्वायर। आर कितना है 1740 किलोमीटर। इसको मैं यही कर रहा हूँ मीटर में चेंज, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो हम क्या करेंगे 1740 इंटू 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो 10 है इसको भी इसके साथ ले जाओ। इधर क्या है 1000 यानी कि 10 की पावर 3। इस 10 को इसके साथ ले जाऊंगा तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ये समझे, ये हो गया 174 इंटू 10। तो 10 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 1। 1000 को क्या लिखते हैं बेटा, 1 के आगे जितने भी जीरो होते हैं वही पावर में आ जाता है, 10 की पावर में वही आ जाता है। 1 के आगे 3 जीरो हैं तो 10 की पावर में आ गया 3। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया 174 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। समझ गए। और ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर होती है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया।
उसके बाद देखिएगा ये r है, तो r क्या हो गया 174 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर। अब देखिए जैसे ऊपर तो 6.7 इंटू 7.4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर कर रहा हूं मल्टीप्लाई 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 7.4, 4 7 जा 28, 2 कैरी आ गया, 4 6 जा 24 और 2 हो गया 26, क्रॉस लगाओ इधर, 7 7 जा 49, 4 कैरी आ गया, 7 6 जा 42 और 4 46। एट हो गया, 6 प्लस 9 होता है 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 और 6 9, क्या 4958 नहीं आ रहा क्या, गलत करा है क्या कुछ? 8 हो गया, 6 प्लस 9 15 हो गया, और ये 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, 4958 आएगा, है ना? मैंने कुछ गलत कराया क्या? 4 7 28, 2 कैरी, 4 6 24 और 2 26, 268, 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42 और 4 46, ठीक तो है, 4958 आएगा, देखो एक बार। और यहाँ पर 6.7 पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर लो, 1 2, 49.58, यही आ रहा है विनायक, है ना? 49.58, तो स्मॉल जी कितना हो गया 49.58 मल्टीप्लाइड बाई, इधर 10 की पावर -11, इधर 10 की पावर 22, तो पावर साइड अप हो जाती है, तो 10 की पावर -11 प्लस 22, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 174 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर भी इधर करके देख लेते हैं। 174 इंटू 174, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 कैरी, और 4 1 जा 4 और 2 6, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12, दो क्रॉस लगाओ, 4 7 1, 6 हो गया, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 7 10, 1 कैरी आ गया, 30276, यही है, ठीक है, तो 30276 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 का स्क्वायर है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 हो गया। इसके बाद देखिएगा, अब ऊपर प्लस का 22 और माइनस का 11, तो क्या रह जाएगा 10 की पावर 11, 49.58 स्मॉल जी इज इक्वल टू 49.58 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 30276, यहाँ लिखो केवल 30276, और ये जो 10 की पावर 8 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10 की पावर -8, इधर पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, g इज इक्वल टू 4958, 10 की पावर 11 -8 कितना हो गया, 10 की पावर 3, 30276 इंटू 100, g इज इक्वल टू 4958 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 1000 अपॉन 30276 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए तो 10 बचा, तो फाइनली g कितना आ गया 49580 अपॉन 30276। अब मुझे केवल सिर्फ 49580 को 30276 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, ये मिटाकर इधर ही कर रहा हूँ डिवाइड बीच में। ये वाले जो क्वेश्चन है ना जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ वाले, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है,
सीधा फॉर्मूले में रखना है, वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो जाती है, वो चीज का ध्यान रखिएगा। तो मुझे डिवाइड करना है 49580, इसको डिवाइड करिए 30276 से, 30276। तो मुझे मालूम है, आप ये मान लीजिए ये क्या है 49,000 समथिंग, उसको छोड़ो 30,000 समथिंग। तो 30,000 अगर टूजा करूंगा तो 60,000 आ जाएगा, इससे बड़ा आएगा, तो 1 से ही डिवाइड होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया 3027 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, इधर क्या बचा 7, 7 माइनस 7 हो गया 0, 5 माइनस 2 हो गया 3, 9 माइनस 0 हो गया 9, और 4 माइनस 3 हो गया 1, 19,304। अब एक और जीरो लगाओ और इधर लगा दो पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना है 30,000 और ये कितना है 1,93,000, यानी कि 193,000 एक तरह से। तो 36 कितना होता है 180 होता है। तो मैं एक बार ना रफ में इसको डिवाइड करके देखूंगा, कहीं वैल्यू बड़ी तो नहीं आ रही है। 30276 को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 36, 3 कैरी आ गया 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया 6 2 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया 6 0 0 और 1, 1,81,656, ठीक है 1,81,656, ठीक 1.6। और ठीक है, जैसे हमारा 9.8 होता है तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितना आ रहा है 1.6, बस इतना ही कर लो, एक डेसिमल प्लेस तक कर लो, आगे तो फिर ये चलता ही जाएगा। तो आप बस इतना करके छोड़ दीजिए, ये हो गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको m ऑब्लिक s स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ms की पावर -2 भी लिख सकते हैं, लिखने का अलग अलग तरीका है, ये बात एक ही है। इन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इनका आंसर है, अपना भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। समझ गए, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ इधर। एक और क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ the earth's gravitational force causes an acceleration of 5 meter per second square in a 1 kilogram mass. In a 1 kilogram mass somewhere in space. Somewhere in space. Full stop. How much will the acceleration of a 3 kilogram mass how much will the acceleration of a 3 kilogram mass be at the same place? Be at the
सेम प्लेस। देखिए हमने मोशन वाला चैप्टर करा है, मोशन वाले चैप्टर में हम ये देखते थे a car is running at 5 meter per second, a bicycle is running at 2 meter per second, a motorcyclist is running at this speed, ऐसे होता था ना कुछ। तो कार में क्या होता है, इंजन होता है, तो इंजन लगातार उस पर फोर्स लगा रहा होता है, इंजन की ही तो फोर्स होती है, उसी की वजह से गाड़ी चलती है, नहीं तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ठीक, हमारी फोर्स होती है, इसी वजह से हम साइकिल चला पाते हैं, इंजन की फोर्स होती है, इसी वजह से कोई भी मोटरसाइकिल चल पाती है। ठीक, इसी तरीके से फोर्स जो है, फोर्स जब कोई भी इंजन लगाता है तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट इंजन, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसका मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर और उसकी वजह से इसका इतना एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे कि ये तो फालतू का फर्जी क्वेश्चन है, अर्थ की वजह से तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ये तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उन्होंने दे दिया समवेयर इन स्पेस। ठीक है, तो ऐसा होता है, देखिए ये चीज ना आप बस एक सेंटेंस समझ लीजिए कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट तक मतलब ये है कि आपने मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप चलते गए उड़ते गए, आप हवा में उड़ते गए। ठीक है, वहां तक तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ना धीरे 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 उसकी वैल्यू ना कम होनी शुरू हो जाती है। कैसे, इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि ऊपर जब एरोप्लेन से काफी सारे जो लोग होते हैं वो उसमें पैराशूट वगैरह बांधकर और वो कूद जाते हैं, और वो पैराशूट को खोलते नहीं है, बहुत देर तक खोलते नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत देर तक ना हवा में फ्लोट ही करते रहते हैं लाइक अ पेपर। क्यों? क्योंकि अब आप स्पेस में इतना ऊपर उड़ चुके हैं, इतना ऊपर जा चुके हैं कि अर्थ जो है, अर्थ से आप काफी दूर हैं। अर्थ क्या है, ग्राउंड सरफेस ही तो अर्थ है। आप अर्थ से काफी ऊपर स्पेस में उड़ चुके हैं, आप हवा में हैं। तो वहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे 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 उसकी जो फोर्स है वो कम होती चली जाती है। जब फोर्स कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, मतलब आप उतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरेंगे जितनी स्पीड से नॉर्मली गिरते हैं। ठीक है, तो बहुत देर तक ऐसे 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 फ्लोट होते रहते हैं। तो लोग ये करते भी हैं, एडवेंचर्स भी करते हैं, कई फिल्म्स में भी दिखाया है। ठीक है, फिर ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, ऐसे ऐसे डांस करने लगते हैं। तो वो दिखाते हैं कि उसमें हमें खुद को एहसास होने लगता है कि अभी हम फ्लोट कर रहे हैं एयर में। तो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, फिर धीरे 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 बॉडी धीरे 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 नीचे आने लगती है। और जब ये लगने लगता है कि अब फ्लोटिंग बंद हो गई है, अब आप स्पीड से नीचे आ रहे हैं, जब ये लगने लगता है तो तब वो बटन दबाकर पैराशूट खोल देते हैं कि अब जो है। और उसमें भी कई चैंपियन ऐसे होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा हाँ अभी हम अर्थ से इतनी दूर हैं, अभी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी पेड़ वेड़ में या जंगल में जाकर फंस जाएं, तो तब वो देखते हैं कि जरा और हम स्पीड के मजे लेते हैं, उसके बाद पैराशूट खोलेंगे। ठीक है, तो वो जो चीज है, उस चीज से आपको सिर्फ इतना इतना याद रखना है, क्योंकि ये चीज आप 11वीं क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इतना सिर्फ याद रखना है कि धीरे 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 स्पेस की तरफ जब हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगता है। तो ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 से तो कम ही है। ठीक है, इसका मतलब समवेयर इन स्पेस, मतलब आप अर्थ से काफी ऊपर उठ चुके हैं। तो एक फंडा है एज वी नो दैट as we know that small g is equal to capital GM upon r square. So acceleration produced by Earth's gravity does not depends on mass. ठीक है, वो पूछ रहे हैं हाउ मच विल द एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम मास बी एट द सेम प्लेस। अगर एरोप्लेन से कोई एक 50 किलो का आदमी कूदा और एक 100 किलो का आदमी कूदा, तो ऐसा नहीं है 100 किलो वाला एकदम से नीचे आएगा कि मेरा वजन ज्यादा है पहले मैं जाऊंगा नीचे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ मास ऑफ अर्थ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ, इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि भाई वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। वो 5 किलो का मास हो, कितना था, नहीं 1 किलोग्राम का मास हो या 3 किलोग्राम का मास हो, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता। does not depends on mass, therefore acceleration of 3 kilogram mass will be equal to सेम रहेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे 1 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 किलोग्राम, ऐसे दे रखा है डेटा जैसे पता नहीं इस डेटा का बड़ा यूज करके हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो कई बार क्या है कि हमें कंसेप्ट लगाना पड़ता है और हम सीधा सीधा उसमें आंसर निकाल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो चाहे 1 किलो का मास हो, 3 किलो का हो या 100 किलो का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेम प्लेस सेम ही रहेगी। समझ गए? चलिए, इसके बाद आप नोट करेंगे, हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है। सिमर, लक्ष्य, सोमिल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। टिया, विधि, बिहान, बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। जनरल इक्वेशन बताइए, पहली इक्वेशन क्या होती है मोशन की? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ग्रेविटेशनल इक्वेशन का मतलब ये है कि अब कोई भी इंजन, मैकेनिकल पार्ट या मोटर कुछ नहीं है, अब जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लग रही है? ग्रेविटी की वजह से। फ्रीली फॉलिंग का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को लिया और छोड़ दिया हवा में ऐसे ही। ठीक है, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो v ही रहेगा, u भी u ही रहेगा। a जो है वो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय अ मोटर, अब है एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g। a की जगह स्मॉल g आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बताइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि जब भी हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं तो कार तो सड़क पर चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है, हवा में नहीं उड़ती। ठीक है, तो हवा में जो ऊपर से नीचे तक गिर रही है कोई चीज, यानी कि वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर हाइट बोल देते हैं, और हाइट को स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एच बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर एस की जगह आप लिखेंगे एच, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम ऑफ ट्रेवल स्मॉल टी, हाफ एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हो गया एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है,
थर्ड इक्वेशन बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अंतर सिर्फ इतना है कि a की जगह g डाल दो, s की जगह h डाल दो, बस। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ना ना ना, यहाँ पर आप वो सोच रहे हो क्या रेडियस ऑफ अर्थ? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। यहाँ पर ये है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की अब हम बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ नहीं होगा। अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी अगर गिरेगी तो वो कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, कितना उसका हाइट होगा, वो चीज। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस नोट करिएगा। क्वेश्चंस में दो तीन चीजें एक हमको ना बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ऊपर से छोड़ दिया। फ्रीली फॉलिंग का मतलब, फ्री फॉल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, तो वो एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो होगा ग्रेविटी की वजह से। तो अब आप ये देखो कि कि वो ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगी, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ ही तो लगेगा। तो जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और ग्रेविटी भी फोर्स कहाँ लगा रही है? नीचे की तरफ। तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हो गई, तो जो आपको वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। यहां पर नोट करके लिखें, when a body falls freely under gravity in the downward direction, take a is equal to plus g। एक्सेलरेशन को जैसे हमने नॉर्मली लिखा, तो एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा? प्लस जी ही लिखा। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, when a body is thrown vertically upwards, when a body is thrown vertically upwards, then take a is equal to minus g। जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो a को लीजिए माइनस जी। अब सीधी सीधी बात है, देखिए जब हमने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बहुत तेजी से आके वो नीचे ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो लगातार वेलोसिटी का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने पूरी ताकत लगा दी और किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, हवा की तरफ उछाल दिया। आप कितनी भी ताकत लगा दो, धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी और एक पॉइंट पर जाकर वो रुकेगा और फिर वापस नीचे आना शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड मोशन में अल्टीमेटली बॉडी इज गोइंग टू स्टॉप। अपवर्ड मोशन जब भी होगा तो अल्टीमेटली बॉडी ऊपर जाकर रुकेगी और फिर वापस नीचे आएगी। तो अगर सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात करें तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। ठीक है, हमने क्या करा, हमने गोली भी चला दी ना अगर हवा में, तो वो एक लिमिट तक ऊपर जाएगी और फिर ऊपर जाकर रुकेगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो हमने मान लीजिए बहुत स्पीड से, हमने मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने एक बुलेट फायर कर दी हवा में। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा रही उसकी 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन धीरे 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 करते करते वो ऊपर जाकर रुकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड का कम होना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसीलिए जब अपवर्ड मोशन होता है तो ए को माइनस जी लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस में दो तीन ही चीजें हैं बस, ये डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन वाली चीज ध्यान रखनी है। बाकी आप देखेंगे तो बिल्कुल मोशन के जैसे ही न्यूमेरिकल्स हैं।
और मोशन में फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं, फिजिकली भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला कि घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस बताओ, तो हम ये कहेंगे कि एक बहुत लंबा मेथड क्या हो गया, एक बहुत लंबा मेथड ये हो गया कि हम मीटर स्केल लेकर आ गए और मैंने कहा भाई मुझे जरा ना 3-4 घंटे का टाइम दे दो। क्या, मेरे को वो मीटर स्केल लेकर ना धीरे 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 करके अपने स्कूल तक की जो सड़क है उसको नापना है। तो हम कर सकते हैं ना फिजिकली। कोई कहे कि पहाड़ी का हाइट बताना जरा, पहाड़ी की हाइट बताओ, तो कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना, मुश्किल होगा कि जी पहाड़ तक चढ़ना जरा 2-3 दिन का टाइम दे दो, चढ़ना भी है फिर वापस भी आना है, फिर एक बंदे को कहना है भाई पकड़ के रखियो साथ साथ, फिर बीच में पता चला कोई लुढ़क गया नीचे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आसान तरीका हमने क्या करा, ऊपर पहुंच गए, पहाड़ पर ऊपर पहुंच गए, ऊपर से एक स्टोन लिया, स्टोन को नीचे ड्रॉप कर दिया। तो जब स्टोन को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया तो मुझे पता है स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। और हमने बिल्कुल ग्राउंड के पास एक सेंसर लगा दिया। आपने देखा होगा कि कई बार हम ओवर स्पीडिंग जब कर जाते हैं तो घर पर चालान पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सड़कों पर आसपास सेंसर्स लगे रहते हैं, रडार सेंसर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कोई कोई बॉडी कितनी स्पीड से आगे निकली वो स्पीड एकदम उसके मतलब में मेमोरी में सेव हो जाती है। तो हमने वो रडार सेंसर बिल्कुल वहीं पास में ग्राउंड के पास हमने लगा दिया। तो हमें ये पता चल गया जो हमने स्टोन ड्रॉप करा था वो कितनी स्पीड के साथ में ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, g मेरे पास है, ठीक है। तो हाइट हम बता सकते हैं। अगर मेरे पास g है, अगर मेरे को पता है कि मैंने 9:02 पर पत्थर को पहाड़ी के ऊपर से छोड़ा था और वो 9:06 पर ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं आया, नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या टाइम हो रहा है, अच्छा हाँ इन्होंने तो 7 बजे आने को बोला, तब तो 7:45 बज रहे, कोई भी नहीं आया, किसी का फोन भी नहीं आया। चलो देख लो, नीचे वेट कर लो, चाहे तो नीचे वेट कर लो या इधर वेट कर लो, पता नहीं, कोई आया ही नहीं, मैं तो 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ इधर। चलो, तो अब आप ये देखिएगा कि ऊपर से स्टोन को छोड़ दिया तो स्टोन नीचे आकर गिरेगा। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u पता है और मैंने देखा 4 सेकंड में आकर वो नीचे गिरता है। तो टाइम मुझे पता है, g की वैल्यू 9.8, ये मुझे पता है, हाइट निकाल लूंगा। समझ गए कि नहीं। तो इतना इतना कैलकुलेशन जो है, इतना कैलकुलेशन सफिशिएंट है, और कैलकुलेशन से ही हम जो अनअचीवेबल टारगेट्स होते हैं उनकी हाइट्स हम निकाल सकते हैं। बहुत बड़े ट्री की हाइट निकाल देंगे, बहुत बड़े माउंटेन की हाइट निकाल देंगे, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई पहाड़ी से नापता नहीं है कि भाई कितनी हाइट है उसकी। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन नोट करें, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज। To estimate the height of a bridge over a river, comma, a stone is dropped freely in the river from the bridge. Freely in the river from the bridge. Full stop. The stone takes 2 seconds. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. To touch the water surface in the river. Full stop. Calculate the height of the bridge
Calculate the height of the bridge from the water level. ब्रैकेट में दिया है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज की हाइट एस्टिमेट करनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रिज है यानी कि पुल है, जो नदी के ऊपर पुल है, तो काफी अच्छी हाइट पर होगा। तो हमने ये बोला कि आप ये मान लीजिए कि मान लो इस तरह से, यहाँ तो ये है वाटर लेवल ऑफ रिवर, ये तो रिवर का वाटर लेवल है, यहाँ पर नीचे पानी पानी बह रहा है, तो ये टॉप में वाटर लेवल इतना है, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर से कोई इसके ऊपर से ब्रिज है ना। तो कोई ब्रिज है, अब हम इस ब्रिज पर खड़े हुए हैं, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसने इसकी ब्रिज की हाइट को नापने के लिए एक स्टोन यहाँ पर रखा और उसको हल्का सा धक्का दे दिया नीचे, कि स्टोन नीचे गिर जाए। अब स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आया और ये यहाँ पर वाटर की सरफेस को टच करता है, तो वो गिरता है तो हमको पता चल जाएगा ना, जब वो गिरेगा, जब वो वाटर को टच करेगा तो वो स्प्लैश होगा वाटर का, तो मुझे पता चल जाएगा। तो तभी के तभी इसके हाथ में स्टॉप वॉच है, इसने देखा कि टाइम कितना लगा। तो यहां से लेकर और यहां तक गिरने में टाइम लग रहा है बेटा 2 सेकेंड्स, और स्टोन पर कोई ताकत नहीं लगाई गई, स्टोन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी किधर हो, क्लियर है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0, तो u इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं कि इसकी आप हाइट बताइए, g की वैल्यू दे रखी है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लगाकर मैं हाइट निकाल लूंगा। हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल है। तो वेरिएबल देखिए क्या क्या है, मेरे पास u है, t है और g है, और h निकालना है, ठीक है। तो u t g h ये किस में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। बताओ भाई यश, क्लियर है। ये मिटा रहा हूँ सारी इक्वेशंस, और a को मुझे प्लस g ही लेना है, यानी कि 9.8 ही लेना है। क्यों, क्योंकि स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। नीचे से ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो तब हमें क्या लेना होगा, माइनस जी लेना होगा, जी की जगह माइनस जी। ये मिटा रहा हूँ। तो बाई यूजिंग second equation, by using second equation of motion, h is equal to ut plus half gt square। h is equal to ut, u कितना है 0 और t कितना है 2, प्लस हाफ g कितना है 9.8 और t कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 0 इंटू 2 तो बेटा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 जा 4, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। तो ये ब्रिज की वाटर लेवल से ब्रिज की हाइट है 19.6 मीटर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया, बताइए प्लीज। विधि, Yes. विहान, सोमिल, सिमर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, Yes, आगे चलता हूँ फिर मैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप सब लोगों को भी क्लियर है, हाँ, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, when a ball is thrown vertically upward it goes through a distance of
when a ball is thrown vertically upwards comma it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter, full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise and the time taken by it to rise to the highest point. और ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये लगेगा कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बार बार क्यों दे देते हैं। याद रखना कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 दे देते हैं। अगर वो 10 देंगे तो हम 10 लेंगे, नहीं तो हमको लेना तो 9.8 ही है। ठीक है, तो वो 9.8 इस वजह से बता रहे हैं कि आप इसको 10 मत ले लेना, आपको 9.8 ही लेना है। मतलब क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, 9.8 से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 होता है तो लगता है कि शायद कट आ जाएगा, कहीं पर 10 है। ठीक, चलिए। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया। सोचिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ जमीन से इसको बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत हाई होगी, बड़ी ताकत लगाकर बड़ी ज्यादा वेलोसिटी से भेजेंगे ऊपर। धीरे 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 वेलोसिटी कम होगी और अल्टीमेटली ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, वो एक इंस्टेंट के लिए, जरा सी देर के लिए रुक जाती है, फिर वापस नीचे आना शुरू करती है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये मैं नहीं जानता, यही मुझे कैलकुलेट करना है। क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो जी को क्या लेंगे, -9.8 लेंगे। अपवर्ड मोशन है ना, इस वजह से, समझ गए। अच्छा, और इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि h कितना है, 19.6 मीटर। और कुछ भी दे रखा है नहीं? तो जरा बताओ मेरे को, u h g v ये 3 वैल्यू है, चौथी वैल्यू निकालनी है। हर एक में क्या होगा, 3 वैल्यू गिवन होगी, चौथी निकालनी होगी। ये 4 वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं, थर्ड में, पक्का? ठीक है, ठीक है ना, थर्ड में आएगा। तो हम ये कहेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh, v is equal to 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना बेटा, -9.8, और h कितना है 19.6। ठीक है, अब क्या करिए, 0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई मत करना अभी इसको, कभी आपके दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई करके पहले इसको पूरा खोल कर देख लेना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ओवरऑल साइन माइनस बन गया। ब्रैकेट में डालो ऐसे 2 इंटू 9.8 इंटू ये जो 19.6 है, मैंने क्योंकि अभी अभी इस क्वेश्चन में देखा कि 9.8 इंटू 2 19.6 होता है, तो मैं 19.6 को क्या लिख सकता हूँ, 9.8 इंटू 2। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, 19.6 को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये पूरा जो टर्म आएगा ये नेगेटिव का है, तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा,
तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2 या ऐसे लिखो 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 इंटू 2, ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव था, इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ही छोड़ दिया। अब देखिए 2 इंटू 2 है तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 9.8 इंटू 9.8 है तो क्या हो गया 9.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन बनी है इसको पलट कर लिख दो, इसको पलट कर लिख दो, मतलब लेफ्ट यू स्क्वायर को LHS में लिख दो और 2 स्क्वायर इंटू 9.8 के स्क्वायर को RHS में लिख दो। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 9.8 का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर एक चीज को LHS से उठाकर या RHS से उठाकर LHS में लाते हैं तो साइन बदलता है, अगर पूरी इक्वेशन को पलट देते हैं तो साइन नहीं बदलता। मैंने यू स्क्वायर को एज इट इज उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और इस टर्म को एज इट इज उठाकर राइट हैंड साइड, मतलब पूरी इक्वेशन को पलट दिया तो साइन नहीं बदलता। समझ गए? ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही इधर 2 का स्क्वायर इंटू 9.8 का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यू आ गया। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 2, 9.8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 9.8, तो 2 इंटू 9.8 कितना हो गया 19.6, और ये क्या आया, ये u आया, तो u क्या होता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में स्टोन को अगर हम फेंकेंगे तो वो 19.6 मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये देखिए u आ गया हमारे पास, v हमारे पास है, g हमारे पास है, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v कितना है 0, u कितना है 9.6 और g कितना है -9.8 इंटू टी। 0 इज इक्वल टू 19.6 माइनस 9.8 टी। ये नेगेटिव वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 19.6, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो 19.6 अपॉन 9.8, 9.8 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 आ जाएगा, तो 2 जा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, आपको एक या दो क्वेश्चन मैं भेजूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी वो मंडे को होगी। अच्छा हाँ, दूसरा कि कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, कल की छुट्टी रखूंगा और कल के बदले में फिर मैं संडे को लूंगा क्लास। ठीक है, तो कल मैथ्स की क्लास होनी थी तो वो मैं कल ना लेकर वो मैं संडे को लूंगा, और बाकी अब आपकी नेक्स्ट क्लास परसों है सैटरडे को। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू ओके। सर। हाँ जी पार्थ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अच्छा बैलेंस देना, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बताइए। सर मुझे बोलना था कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का, आप मेरे को सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास दे दोगे?